हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज हम दोबारा से चालू करेंगे सप्लाई का अगला लेक्चर नंबर 8 ऑफ सप्लाई। तो कल हमने जहाँ पर छोड़ा था वो था मिक्स सप्लाई। हमने मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन लिख के रख ली थी और आज हमें मिक्स सप्लाई की जो डेफिनेशन है उसको समझना है कि उस डेफिनेशन का मतलब क्या है। हमने लिख के रख लिया था, हमें आज समझना है कि उसका मतलब क्या था। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। मैंने अपनी एक गलती ऑब्जर्व करी है। मैं अब कुछ अपनी वीडियोस देख रहा था खुद, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ जगहों पे बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसीलिए आप स्टार्टिंग से देख रहे हो कि मेरी पिच आज मतलब पिच तो अलग चीज़ होती है। मेरे जो बोलने का स्पीड है वो थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। मैं ऐसे ही अपनी स्पीड रखूँगा। मुझे लगता है कि अगर मैं स्टूडेंट होता और आप या कोई पर्सन टीचर होता और मैं देख रहा होता तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती, मुझे उसकी स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ती। आजकल तो बच्चे स्पीड बढ़ाते हैं, तो अगर मेरी वीडियो पे अगर स्पीड बच्चों ने बढ़ाई तो उनको और दिक्कत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए मैं अब ट्राई करूँगा थोड़ा सा स्लो बोलने का, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बट इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ माई लेक्चर्स, ठीक है। तो मैं पूरा ट्राई करूँगा स्लो बोलने का। अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम आई हो अभी तक तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे से मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। ये मेरी गलती थी तो मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, तो कल हमने मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन को हमने यहाँ पर लिख लिया था। आज हमने मिक्स सप्लाई की जो डेफिनेशन है इसको हमें समझना है, ठीक है। देखो मिक्स सप्लाई क्या है। मिक्स सप्लाई है टू, इसको पढ़ रहा हूँ पहले। मिक्स सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। यहाँ पर जब मैंने ये लिखा ना, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई मतलब ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, ठीक है। नॉट नेचुरली बंडल्ड लिख देता हूँ इसको, नॉट नेचुरली, एक सेकेंड, बंडल्ड, ठीक है। नॉट नेचुरली बंडल्ड, ठीक है। ये पहले ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं है, ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर। मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर मतलब इन कॉम्बिनेशन, जो हमने कंपोजिट सप्लाई में पढ़ा था। इन कंजंक्शन का मतलब वही, इन कॉम्बिनेशन मतलब आपस में कॉम्बिनेशन में बिक रही हैं चीज़ें, ठीक है। अदर देन फॉर अ सिंगल मतलब फॉर अ सिंग एक मिनट, क्या लिखा है, विथ ईच अदर फॉर सिंगल प्राइस। देखो आपको लग रहा होगा यार ये क्या बोल रहे हैं सर, और मतलब इसका मतलब क्या है। आपने तो पिछली जो कंपोजिट सप्लाई है उसमें अपने एग्जाम्पल दिया था मोबाइल और चार्जर का, बट यहाँ आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहे। बिल्कुल देता हूँ एग्जाम्पल, चलो ठीक है। पर ये बोल देता हूँ कि जो मिक्स सप्लाई है ना, जो मिक्स सप्लाई है वो कभी भी कंपोजिट सप्लाई नहीं हो सकती। कंपोजिट सप्लाई अलग है, मिक्स सप्लाई अलग है। तो मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन में लिखा है विच इज़ नॉट अ कंपोजिट सप्लाई लास्ट में, ठीक है। तो मिक्स सप्लाई इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। अब चलो कुछ बात करता हूँ आपसे, ठीक है। स्क्रीन में देखना, ठीक है, स्क्रीन में देखना। चलो मान लो ये हमारी कोको कोला है, ठीक है। सर बहुत अच्छी कोको कोला बनाई है आपने, सही, थैंक यू भाई कोको कोला। और ये है हमारा केक, ठीक है। ये हमारा केक है। केक भी बहुत अच्छा बनाया सर आपने, यार मेरी ड्राइंग कोई मैच ही नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया में, ठीक है। साक्षात, चलो छोड़ो ये केक है, ठीक है। कोको कोला केक, और यहाँ पे आप चिप्स बना लो, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आपको दिवाली में कभी ऐसा हुआ है, केक तो चलो नहीं आया होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो वो बिटानिया का केक, ठीक है। ये बर्थडे केक नहीं है, बिटानिया का केक है, वो तो आया होगा, है ना। अभी दिवाली आने वाली है, आज है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर, ये वीडियो 21 अक्टूबर को डलेगी, बट मैं बना रहा हूँ 20 अक्टूबर रात को। तो ये जो मतलब डब्बा आता है एक, जिसमें काफ़ी चीज़ें होती है, चिप्स होती है और कोक होता है जिसमें होती है हमारी केक बिटानिया की। तो क्या इन सबको लॉजिक से, जैसे हमने कंपोजिट सप्लाई में पढ़ा था नेचुरली बंडल्ड, क्या इनको एक साथ बेचा जाता है? क्या कोको कोला को, क्या केक को, क्या चिप्स को एक साथ बेचा जाता है? जनरली एक साथ बेचा जाता है? नहीं बेचा जाता जनरली एक साथ। तो जब ये सब क्या है, ये इंडिविजुअल सप्लाई है, ये टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई है ऑफ कोको कोला, केक एंड चिप्स, ठीक है। विच आर सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, जो कि आपस में कॉम्बिनेशन में बेचे जा रहे हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचे जा रहे हैं और एक सिंगल प्राइस के लिए बेचे जा रहे हैं। एक सिंगल प्राइस मतलब मान लो अगर ये 100 रुपये का है, ये 50 रुपये का है और ये भी 100 रुपये का है, तो 250 रुपये पे 250 रुपये के बेचे जा रहे हैं फॉर अ सिंगल प्राइस, ठीक है। मतलब ओवरऑल डब्बे के पैसे लगा दिए उन्होंने। ये डब्बा ये जो है 250 रुपये का है, ठीक है। इन सबको बेचा जा रहा है फॉर अ सिंगल प्राइस, मतलब डब्बे को बेचा जा रहा है 250 रुपये का, जिस डब्बे में ये तीनों चीज़ें हैं। दिवाली में आता है आपके पास वो डब्बा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स सप्लाई, इसको मिक्स सप्लाई बोलेंगे क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई भी नहीं है। जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है वो होती है मिक्स सप्लाई, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी अभी तक, ठीक है, कि हम मिक्स सप्लाई में किसकी बात करते हैं। मिक्स सप्लाई का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर
कंपोजिट सप्लाई नहीं हो रहा होता, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर नेचुरली बंडल्ड नहीं होती चीज़ें। कोको कोला, चिप्स और केक नेचुरली बंडल्ड नहीं है, ये इंडिविजुअल सप्लाई है, ठीक है, ये इंडिविजुअल सप्लाई है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर। अब मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली यहाँ पर, मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, दैट इज कॉम्बिनेशन विथ ईच अदर देन, सॉरी, फॉर अ सिंगल प्राइस, फॉर अ सिंगल प्राइस। मैं अदर देन पता नहीं अभी क्यों बोल देता हूँ बार बार, कौन सा जन्म का रिश्ता है समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ, फॉर अ सिंगल प्राइस, मैंने क्या बोला आपको कि 250 रुपये, वो 250 रुपये मैंने कैलकुलेट किए थे ना, 250 रुपये मतलब एक सिंगल प्राइस में बेचा जा रहा है इसको, मतलब इन तीनों आइटम्स को फॉर वन सिंगल प्राइस बेचा जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब भी एक सिंगल प्राइस के लिए बेचा जाता है ना अलग अलग आइटम्स को जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो उस केस में वो मिक्स सप्लाई होता है। और लेकिन लेकिन यहाँ पर ये मैंने क्या लिखा है, नॉट फॉर अ सेपरेट प्राइस, मतलब कोको कोला अगर 100 रुपये का है, ब्रिटानिया केक अगर 50 रुपये का है, और जो चिप्स है वो भी 100 रुपये का है, तो इनको सेपरेट प्राइस में नहीं बेचा जा रहा, इनको ओवरऑल मिला के 250 रुपये का बेचा जा रहा है। मतलब इनवॉइस जो है ना, इनवॉइस, यहाँ पर कोको कोला की अलग प्राइस लिखी है, यहाँ पर चिप्स की अलग प्राइस लिखी है, यहाँ पर क्या बच गया, ब्रिटानिया केक की अलग प्राइस लिखी है, ठीक है, और इन पे अलग अलग टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और इसके आपस में इनवॉइस वैल्यू कर दी, इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर लास्ट में। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 250 रुपये पे ओवरऑल टैक्स लगा दिया, तो इसको मिक्स सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। या तो ठीक है ना, अगर हम अलग अलग सब पे टैक्स लगा रहे हैं और इनवॉइस में हमने अलग अलग मेंशन कर दिया, कोको कोला को, चिप्स को, ब्रिटानिया को, केक को, तो उस केस में उसको हम मिक्स सप्लाई नहीं बोलेंगे। या फिर हमने तीनों का अलग अलग डिफरेंट इनवॉइस ही बना दिया, कोको कोला का अलग अलग इनवॉइस, और ब्रिटानिया के केक का अलग इनवॉइस, और साथ में चिप्स का अलग इनवॉइस बना दिया, उसको भी मिक्स सप्लाई नहीं बोलेंगे, उसको भी हम मिक्स सप्लाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। मिक्स सप्लाई कब बोलेंगे, जब हमने एक सिंगल प्राइस सबको कैलकुलेट कर दिया, एक सिंगल प्राइस, उसी पे हमने टैक्स लगा दिया, उसी पे हमने टैक्स लगा दिया। अच्छा सर, आप बता रहे हो कि सिंगल प्राइस है, सर यहाँ पे बहुत दुविधा आ गई। मान लो कोको कोला का जो टैक्स का रेट है फॉर एग्जांपल वो है 18%, ठीक है, ओके, एग्जांपल ले रहे हैं। ब्रिटानिया के केक का जो टैक्स का रेट है वो है 9%, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो चिप्स का रेट है वो है 12%। तो सर आपने बोला अगर सिंगल प्राइस में बेचा जा रहा है दैट इज़ 250, तब हमें ये समझ नहीं आ रहा सर, टैक्स रेट लगाएंगे किसका, किसका टैक्स रेट लगाएंगे सर। जब आप कह रहे हो कि यहाँ पर एक ही प्राइस में बेचा जा रहा है तो टैक्स रेट तो सर एक ही लगाएंगे ना यहाँ पर, मतलब एक ही बार तो मल्टीप्लाई करोगे ना किसी टैक्स रेट से। सर हम वेटेड एवरेज तो यहाँ पे लगाओगे नहीं आप यहाँ पे बैठ के, तो किससे आप करोगे, मैं बताऊँ किससे करोगे, आप करोगे कोको कोला के रेट से, दैट इज़ हाईएस्ट। जो भी इंडिविजुअल सप्लाई का रेट सबसे हाईएस्ट होगा ना, हम उसके टैक्स रेट से जो सिंगल प्राइसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उसका टैक्स लगेगा यहाँ पर। जो भी हाईएस्ट हाईएस्ट टैक्स रेट जिस भी आइटम का होगा ना मिक्स सप्लाई की, हाईएस्ट टैक्स रेट जिस भी आइटम का होगा ना मिक्स सप्लाई की, हम उसका टैक्स रेट लगाएंगे मिक्स सप्लाई में, उसका टैक्स रेट लगाएंगे। अगर इस चीज़ से आपको बचना है, अगर इस चीज़ से आपको बचना है, उस केस में आप हर एक आइटम को इनवॉइस में सेपरेटली मेंशन कर दो, उस पर सेपरेट टैक्स लगा दो, या फिर हर एक आइटम में डिफरेंट इनवॉइस बना दो और फिर उसको डब्बे में डाल दो, ठीक है। दिवाली में जो आता है ना डब्बा, वो होता है मिक्स सप्लाई का एग्जाम्पल, वो होता है मिक्स सप्लाई का एग्जाम्पल, अल्टिल अनलेस उसको हमने अलग अलग इनवॉइस में या फिर एक ही इनवॉइस में सेपरेटली उसको ना उस पर टैक्स लगाया हो, उसको मिक्स सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको, बहुत बढ़िया। अब कुछ और चीज़ हमें लिखनी है, हम एग्जाम्पल लिखेंगे जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया। एक सेकेंड, ब्लैक पेन चाहिए मुझे। एग्जाम्पल, ठीक है जी, एग्जाम्पल, ब्लू पेन, पैक ऑफ चॉकलेट, एक मिनट रुकना, हाँ, पैक ऑफ चॉकलेट्स, केक्स, ऑल्टेड वाटर, ऑल्टेड ड्रिंक्स, आई एम सॉरी, ऑल्टेड ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, ठीक है, व्हेन सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस, ठीक है, ये सिंगल प्राइस के लिए सप्लाई हो रही है, ठीक है, अलग अलग इसको इनवॉइस में नहीं दिखाया जा रहा, या फिर डिफरेंट इनवॉइस इनके लिए नहीं बनाया जा रहा, तो इसको बोलेंगे मिक्स सप्लाई, ठीक है, इसको बोलेंगे हम मिक्स सप्लाई, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे लिखूंगा, दीज कैन बी सप्लाइड सेपरेटली but not dependent on each other, and not dependent on each other,
मतलब मिक्स सप्लाई में क्या होता है, अदर देन मतलब कॉन्ट्ररी टू कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई में क्या होता है कॉन्ट्ररी टू कंपोजिट सप्लाई, कि यहाँ पर ना कोई भी आइटम किसी भी आइटम पे डिपेंडेंट नहीं होती, लाइक मोबाइल और चार्जर आपस में डिपेंडेंट है, दोनों को साथ में जनरली खरीदा जाता है। चिप्स को और कोकोला को और आप यहाँ पे चॉकलेट को या फिर ऑल्टेड वाटर ऑल्टेड ड्रिंक तो वही होगी कोकोला, तो इनको यार आपको नेसेसिटी नहीं है कि आप साथ में खरीदो, फिर भी आप खरीद रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपस में वो चीज़ें डिपेंडेंट नहीं है, तो ये इसका एक फंक्शन है, फीचर है, ठीक है, मिक्स सप्लाई का, ठीक है। अब देखो टैक्स लाइबिलिटी की जो मैंने बात की थी कि हाईएस्ट रेट लगेगा इन द मिक्स सप्लाई की, जो भी आइटम होगी उसका हाईएस्ट रेट लगेगा, उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। चलो, टैक्स लाइबिलिटी ऑन मिक्स सप्लाई, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मिक्स्ड सप्लाई of two or more supplies treated as supply of that particular supply which attracts the maximum rate, the highest rate. मतलब फॉर एग्जाम्पल इन सारे आइटम्स में अगर चॉकलेट का सबसे हाईएस्ट रेट है दैट इज़ 18%, इनका अगर 18% से कम है, लेस देन 18%, तो उस केस में हम चॉकलेट का रेट लगाएंगे 18%। इन मतलब अगर मान लो टोटल वैल्यू ऑफ सिंगल प्राइस है, यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ सिंगल प्राइस 300 रुपये है, तो इस पर 18% डायरेक्ट लगा दो, दैट इज़ हाईएस्ट रेट, ठीक है। मिक्स सप्लाई का ये रूल है। मैं आशा करता हूँ आपको मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का डिफरेंस समझ आ गया होगा। मेजर फीचर मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का जो मेन एक फीचर है दैट इज़ इन कंपोजिट सप्लाई द सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ आर नेचुरली बंडल्ड, बट इन मिक्स सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, ठीक है, और दे आर सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन मिक्स सप्लाई एंड इट अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट, मतलब इट अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ द मिक्स ऑफ द आइटम ऑफ द मिक्स सप्लाई, ठीक है। मतलब जो भी आइटम होगी मिक्स सप्लाई की जिस पे हाईएस्ट रेट होगा, सिंगल प्राइस जो हमने चार्ज किया है उसको हम उस हाईएस्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, टैक्स उससे निकलेगा, उस हाईएस्ट रेट से। ये आपको मैं समझाना चाह रहा था, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि मिक्स सप्लाई में हम सिंगल प्राइस में मतलब मिक्स सप्लाई में हम सिंगल प्राइस चार्ज करते हैं एक सिंगल इनवॉइस में, ठीक है, और वो नेचुरली बंडल्ड नहीं होते, वहाँ पे जो आइटम है कोई भी एक आइटम दूसरे आइटम पर डिपेंडेंट नहीं होता इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, बार बार मैं एक बात बोले जा रहा हूँ, आप भी बोर हो गए होंगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो ईजी है, इतना दिक्कत इसमें है नहीं। अब हमें आपको याद है मैंने क्या बोला था आपको कि आपको ये करवाने के बाद, ये कंसेप्ट नंबर 10 करवाने के बाद मैं आपको पैरा नंबर 6 करवाऊंगा। कंसेप्ट नंबर 10 करवाने के बाद आपको पैरा नंबर 6 करवाऊंगा ऑफ शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 क्या था, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, फॉलोइंग आइटम्स शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन सी आइटम सप्लाई ऑफ गुड्स होगी, कौन सी आइटम सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, ये बताता है शेड्यूल नंबर 2। और उसका सेक्शन नंबर था सेक्शन 7(1) कैपिटल ए, सेक्शन 7(1) कैपिटल ए, ठीक है। और इसका हम पैरा नंबर 6 पढ़ रहे हैं, पैरा नंबर 6 पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर पैरा नंबर 6 आने वाला है, इसको हम लिखेंगे ब्लू पेन से अगेन, क्योंकि हम ब्लू पेन को कंटिन्यू कर रहे थे। तो ये फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब अब मैंने कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई आपको इसलिए बताया, यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई का मतलब मुझे आपको समझाना पड़ता, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला पहले वो समझा देता हूँ आपको, फिर इस पैरा पे आ जाऊँगा, ठीक है, इसीलिए मैंने अब किया, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। चलो, तो चलो चले मितवा। हाँ जी, अरे ये क्या हुआ, गलती कर दी थी मैंने कुछ, है ना। हाँ, ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड इन 2 क्लॉज 119, ठीक है, 2 क्लॉज 119 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा,
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है सर, बताते हैं आपको। देखो लिख देता हूँ इसको। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग फैब्रिकेशन या फिर कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, completion, improvement, erection और installation of immovable property and transfer of such, transfer of property लिखता हूँ, transfer of property in goods involved in execution, is involved in execution of such contract। ठीक है जी। इसको बॉक्स में एक बार बंद कर देता हूँ मैं बस एक बार। हाँ चलो, पहला पॉइंट हमारा है ये, पहला पैरा का पॉइंट नंबर ए वो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, completion, improvement, erection and installation of immovable property, and transfer of such property in goods is involved in execution of such contract। ठीक है, मतलब आप देखो, अगर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बिल्डिंग कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो उनको, और कंप्लीट कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, तो अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र करते हो, जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है, उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन या कोई भी ये वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कोई भी ये वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है, और अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है, वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो है वो होता है एट द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। दिस डेफिनेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसको बस समझ लो, ठीक है। मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आया, उसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई, यहाँ पर इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड इन 2 क्लॉज 119, इसको बोलेंगे हम सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, फैब्रिकेट कर रहे हो, या फिर ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है, जो मतलब उसको जो ट्रांसफ़र करोगे किसी बायर को, तो वो ट्रांसफ़र करते हो आप एग्जीक्यूशन ऑफ, एट द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तब उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में, वर्क्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में आप उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे। अब अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ, इसको और समझाने की नीड नहीं है। डाउट हुआ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, या फिर कमेंट में भी आप लिख सकते हो। चलो, ब्लू से ही लिखते हैं बी पॉइंट, ठीक है, इसमें 2 ही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इसमें 2 ही है, और इसके बाद ये खत्म, ये वाला कंसेप्ट पूरा। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, केटरिंग, मेस, एक्सेट्रा सर्विस other than alcoholic, liquor for human consumption, such
सप्लाई एंड सच सप्लाईज फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट, इसका मतलब समझाऊंगा। और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, देखो जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको तो फूड मिलता है, तो फूड आपको जो मिल रहा है वो वेटर लेके आ रहा है, ठीक है। या फिर आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, एसी वहाँ की आ रही है, आपको हवा आ रही है, ठीक है, आपको सर्विस भी मिल रही है, वेटर भी आपको लेके आ रहा है, क्या बोलते हैं, खाना। तो आपको सर्विस मिल रही है या आपको गुड मिल रहा है खाना, मुझे बताओ। देखो रेस्टोरेंट की जो सर्विस है, जो केटरिंग की सर्विस है, जो मेस की सर्विस है, वो कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है, कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है। मतलब सर्विस और जो खाना में मिल रहा है वो नेचुरली बंडल्ड है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं हमें सर्विस भी मिलेगी, नहीं तो खाना तो हम घर पे भी बना के खा सकते हैं। वहाँ क्यों जा रहे हैं, अच्छा खाना मिले और अच्छे से सर्व करे, दैट इज सर्विस अच्छी हो वहाँ की। ट्रू। तो ये जो केस है, इस वजह से ये सारी जो, अरे हाँ, ये सब कंपोजिट सप्लाई में आते हैं, ठीक है। अदर देन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर हमने पढ़ा था ना, एज पर शेड्यूल 7, और जीएसटी के हमने उस पर भी पढ़ा, जीएसटी के हमने, एक मिनट रुकना, ये क्या हुआ, अरे हाँ सॉरी, एज पर शेड्यूल 7 हमने पढ़ा था। वो मुझे लगा बैटरी डाउन हो गया मोबाइल की। पिछली बार भी ऐसे ही लगा था, कुछ नोटिफिकेशन सी आती है अजीब सी यहाँ पे, इसको देखूंगा, मैं चेक करूंगा। हाँ, बीच में इंटरप्ट होता है नीचो, नहीं तो क्या बोल रहा था मैं। हाँ, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था जीएसटी की, जब हमने पहली क्लास ली थी आई गेस, तब हमने पढ़ा था कि जीएसटी इज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस एंड बोथ, और बोथ, ठीक है। अदर देन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब इस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है कि कभी अगर रेस्टोरेंट में एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी मिले, इसको आप सप्लाई कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि इस पर जीएसटी नहीं लगता भाई, एज पर डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस पर तो लगेगा ही नहीं। बाकी सब पे लग सकता है लेकिन इस पर नहीं लगेगा। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लग सकता एज पर डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है जी। एंड सच सप्लाई इज फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। डेफर्ड पेमेंट का मतलब है, डेफर्ड पेमेंट का मतलब है एग्रीमेंट टू पे समथिंग एट लेटर डेट, एग्रीमेंट टू पे समथिंग एट लेटर डेट, ठीक है। मतलब अभी आपने पेमेंट नहीं की, बाद में आप पेमेंट करने का बोल रहे हो कि आप एग्रीमेंट करो, बाद में पेमेंट कर दूंगा आपको, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे सप्लाई में, ठीक है। मतलब आप चाहे कैश में पेमेंट कर रहे हो, आप फिर आप डेफर्ड पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप कोई और तरीके से कोई और वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे रहे हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर आपने सारी सर्विस ली है, अदर देन अगर आपने सारी सर्विस ली है, रेस्टोरेंट, केटरिंग, मेस, किसी की भी ली है, ठीक है, और फॉर अदर देन सप्लाई ऑफ फॉर अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और अपने सप्लाई, ये जो सप्लाई है अंडरटेक किया है बाय वे ऑफ गिविंग कैश और डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, इन दैट केस इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। और रेस्टोरेंट केटरिंग की जो सर्विस है ना, उसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं, और वो सर्विस मानी जाती है, सर्विस मानी जाती है ये, ठीक है, सर्विस मानी जाती है वहाँ पर। जो हम मेनली सर्विस के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, इमटेरियल है कि हम खाना क्या हमें मिल रहा है, मतलब हमें सर्विस मिल रही है, इसलिए हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, रेस्टोरेंट, केटरिंग और मेस की सर्विस को, ठीक है। यही ये वाला बताना चाहता था। इसको ना, इस पे ना आपको मैं एक बिल भी दिखाना चाहूँगा। मैंने अपने एक दोस्त से मांगा था, बहुत अच्छे दोस्त से, उसका नाम है नकुल। हाँ, स्पेशली मैंने आपके लिए बिल मांगा है ये वाला। वो एक रेस्टोरेंट में गया था ऐसे ही, वहाँ पे बताता हूँ, एक मिनट रुको, इसको ज़रा सेट कर लूँ। हाँ, तो मैंने ये बिल मांगा था अपने दोस्त से, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। देखो मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं तो ऐसी जगह जाता नहीं हूँ, एक मेरा दोस्त है नकुल, वो जाता है ऐसी जगह पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये आपको जो 3 आइटम दिख रही है, ये आइटम है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखो मेरा बिल नहीं है, मेरा बिल नहीं है, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मेरी शक्ल पे ही शराफत झलकती है। और तो ये एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का बिल है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर वैट लगा है, वैट लगा है। वैट क्यों लगा है, हमारा तो जीएसटी लगता है, हमने पढ़ा था, याद करो, एज पर शेड्यूल 7, जो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, उस पर टैक्स लगाने का राइट किसको है, उसके मैन्युफैक्चर, उस पर टैक्स लगाने का राइट किसको है, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। इंटर स्टेट के केस में सीएसटी लगता है, इंटर के केस में क्या लगता है, वैट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर के केस में वैट लगा ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन 3 आइटम्स पर, ठीक है। और देखो ये रेस्टोरेंट है,
लेकिन यहाँ पर इस आइटम को, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को, ये जो 3 आइटम मैंने दिखाई, इस पर अलग से वैट लगा दिया, लेकिन बाकी सब पर CGST और SGST ही लगा है। मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा था, ठीक है ना, समझ गए। ये मेरा दोस्त है, मैंने नकुल से मांगा है, मेरा नहीं है। देखो मेरी शक्ल देखो, आपको लगेगा ही नहीं देख के मैं ऐसा कोई काम कर भी सकता हूँ, है ना। हाँ, तो ये आपको बिल थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, थोड़ा पहले का भी जो मैंने बताया था कि इस पर GST नहीं लगता, इस पर वैट लगता है, थोड़ा दिखाने के लिए आपको बताया मैंने, ठीक है। देखो इसमें सर्विस चार्ज भी लगा हुआ है। मैंने उससे पूछा भाई ये मतलब तूने कुछ बोला नहीं, कहता है मतलब अंदर जाने के लिए ना वहाँ पहले ही बोर्ड पे लिखा होता है कि आपको 10% सर्विस चार्ज देना ही पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, आजकल ये भी हो रहा है, बहुत बढ़िया। हम्म, मतलब सर्विस चार्ज हमारी विल पे होता है जनरली, हम मना भी कर सकते हैं रेस्टोरेंट को कि हमें नहीं देना सर्विस चार्ज, इसलिए मैंने उससे पूछा ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट हो यहाँ तक, बार बार बोलता हूँ मैं, अब दोबारा बोल देता हूँ, आप व्हाट्सएप या फिर कमेंट सेक्शन। चलो अब हम आ रहे हैं हमारे लास्ट कंसेप्ट पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लास्ट कंसेप्ट इज शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 पर हम आ चुके हैं और आशा करता हूँ आपको अभी तक सब कुछ समझ आया होगा। आप नीचे आ जाओ मेरे ख्याल से, तो हाँ, कंसेप्ट नंबर 11। कंसेप्ट नंबर 11, एक मिनट कॉपी को ज़रा और आईपैड को थोड़ा हिला लूँ, साइड कर लूँ। हाँ, 11 सेक्शन 7(2)(a) शेड्यूल 3, ठीक है, शेड्यूल 3। अब देखो एक्टिविटी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन treated neither, मतलब इसका भी समझा रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसी समझ में आ जाएगा वैसे तो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। यार बहुत अजीब सा लग रहा है ये, इसको हटाओ ज़रा। हाँ अब बेटर है ना। एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन विच आर ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ सर्विस। पेन अभी रख दिया मैंने, मेरी बात सुनो। शेड्यूल 1, उस पर आओ। शेड्यूल 1 क्या था, एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन विच विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ इट इज़ हैपनिंग विदाउट कंसिड्रेशन। मतलब बिना कंसिड्रेशन की अगर आप ये 4 एक्टिविटीज़ कर रहे हो, 4 पैरास थी ना उसमें, ये 4 एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसको हम सप्लाई बोलेंगे, चाहे आपने बिना कंसिड्रेशन की क्यों ना करी हो। दैट इज शेड्यूल 1, ठीक है, 7(1)(c). अब आते हैं 7(1) कैपिटल ए पर, दैट इज शेड्यूल 2, जो अभी मैंने आपको बताया। अभी मैंने आपको बताया कि एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन विच आर ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स। वो 6 पैरास शेड्यूल नंबर 2 बताता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 7(2)(a). 7(2)(a), हाँ ठीक है। तो 7(2)(a) क्या करता है, 7(2)(a) क्या करता है, वो बताता है एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन विच विल नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। भाई शेड्यूल 3 बोल रहा है भाई मैं तुम्हें ऐसी एक्टिविटी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसी एक्टिविटी बता रहा हूँ जिसको ना सप्लाई ऑफ गुड बोलेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, ठीक है। इस जो शेड्यूल है, ये जो शेड्यूल है, इसमें कितने पैरास है, इसमें भी 6 पैरास है, बट ये शेड्यूल थोड़ा छोटा है, ठीक है। पहला पैरा इसका थोड़ा लेंदी है, लेंदी भी क्या है यार, दूसरे पैरा से लेंदी है, ठीक है। और शेड्यूल 3 फॉर एग्जाम्पल S3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें इन टोटलिटी वी हैव 6 पैरास, उसको मैं यहाँ पर दूसरे पैरास की तरह लिख रहा हूँ, 1 2। बताओ, दिल मेरा आईपैड ना मुझे बहुत ज़ोर से देना चाहता है। ओए ये क्या है, देखो गुस्सा हो गया, कोई बात नहीं। 2 3, क्या कर रहा हूँ मैं, हटना भाई। सर आपको भी ना बीच बीच में कुछ हो जाता है क्या करूँ भाई, दिल तो बच्चा है। 5 6, हाँ ये 6 पैराज है, ठीक है, इन टोटलिटी इस शेड्यूल में। अब देखो पैरा नंबर 1 से चालू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको समझ आ गया कौन सी ट्रांजेक्शन सप्लाई है, कौन सी ट्रांजेक्शन ना सप्लाई है ऑफ गुड्स ना सप्लाई है ऑफ सर्विस।
ये बताता है शेड्यूल नंबर 3। कौन सी ट्रांजेक्शन ना सप्लाई ऑफ गुड है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये बताता है हमारा पैरा नंबर 3। ठीक है, शेड्यूल नंबर 3, पैरा क्यों बोल रहे हो सर, शेड्यूल नंबर 3। ठीक है, माफ़ करो भाई, माफ़ करो। चलो, हाँ, इसके बाद पॉइंट नंबर 1, सर्विस। हमने क्या पढ़ा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है। ठीक है, सर्विस बाय एम्प्लॉय। देखो ध्यान से सुनना, मैंने एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय नहीं बोल रहा, मैं एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर सर्विस दे रहा है एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को, अगर सर्विस दे रहा है एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को, उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं कंसीडर करते। ठीक है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं कंसीडर करते। ठीक है, कब कब नहीं करते वो मैं लिख रहा हूँ, एक्टिविटीज़। ठीक है, इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक तो ये, दूसरा अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सुनो, यहाँ तक पहले बताता हूँ आपको। देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई अगर अपने एम्प्लॉयर को, अगर मैं एम्प्लॉई हूँ, मेरा कोई एम्प्लॉयर है, मान लो आप मेरे एम्प्लॉयर हो, मैं आपका एम्प्लॉई हूँ। अरे सर बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, ऐसा होगा नहीं, बस एग्जाम्पल में सुन लो आप। तो देखो, मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, आप मेरे एम्प्लॉयर हो। ठीक है, अगर मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ इन द कोर्स और इन रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मैं आपके बिजनेस में आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको हम सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे ऑफ गुड्स और सर्विस, उसको हम सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, आप मेरे को कह रहे हो भाई बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया तेरा, बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक काम कर, प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर कॉन्ट्रैक्ट का, और निकल जा, और निकल जा। ठीक है, मतलब पैसे ले और निकल जा। ठीक है, प्री मेच्योर टर्मिनेशन होता है कि भाई आप किसी बंदे को बोल रहे हो कि आपने जितना टाइम सर्व करना था उससे पहले ही निकल जाओ, प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर लो, उससे पहले ही निकल जाओ, बस चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ, मेरी जान छोड़ दो। ठीक है, होता है ऐसा। ठीक है, इसको भी हम इन द कोर्स और रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, और मतलब इसको भी हम ना सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे ना सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। ठीक है, हाँ, चलो अगला। हम्म, अगला पॉइंट जो है वो है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स, ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हाँ जी, पहला पार्ट है गिवन बाय एम्प्लॉयर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको हम जो है इसको हम सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट सप्लाई। हाँ, दूसरा पार्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, नॉट एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो इस केस में जो है, इसको इतना ही रखो। हाँ, इस केस में सप्लाई इफ, सप्लाई तब होगी इफ वैल्यू, हमने पैरा नंबर 1 के शेड्यूल नंबर 1 के पैरा नंबर 2 में हमने पढ़ा था, ये याद करना जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, याद करना, अगर आपको याद आ रहा है मतलब आप अच्छे से समझ रहे हो चीज़ों को।
चलो, सप्लाई इफ वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपी इन अ फाइनेंशियल ईयर एज पर शेड्यूल 1, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पैरा 2, ठीक है, पैरा 2 एज पर शेड्यूल 1 पैरा 2। उसके नीचे मैंने प्रोविजन लिखवाया था, याद करो आप, प्रोविजन लिखवाया था, उसको मैं खोल के नहीं दिखा रहा आईपैड पे, आपको याद करना खुद है, आप जा सकते हो उस नोट्स पर, ठीक है, टाइम में आपका क्यों ज़ाया करूँ फालतू में, राइट। हाँ चलो, इसको भी बॉक्स ओपन कर दूँ। गुड, बहुत बढ़िया। अब इनको समझाता हूँ, परक्यूजिट का क्या मतलब हुआ। परक्यूजिट का मतलब समझ लो, फ्री कैब फैसिलिटी हो गई, लंच फैसिलिटी हो गई, फ्री एकोमोडेशन हो गया, ये सब परक्यूजिट है। तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, और इस एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट में आपने लिखा था, उसको एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखा था कि शाश्वत तुझे ये सारी परक्यूजिट भी मिलेंगी। मेरी वीडियो बंद हो गई है, मेरी वीडियो बंद हो गई है, प्लीज़ सुनना। शाश्वत तुझे ये सारी परक्यूजिट भी मिलेगी, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत खुश। आपने देखो, मैं यहाँ पे लेजर पेन से लिख रहा हूँ, गिवन बाय एम्प्लॉयर, मतलब परक्यूजिट, देखो पर एक मिनट, यहाँ पे परक्यूजिट इफ गिवन बाय एम्प्लॉयर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपने बोला शाश्वत, ये आप हो, ये मैं हूँ, ये मैं एस, ठीक है, ये आप हो यू, ठीक है। आपने मुझे बोला शाश्वत तुझे ये सारी परक्यूजिट मिलेगी, ये सारी परक्यूजिट मिलेगी, और आपने ये सब कुछ एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ है आपने सब कुछ। अगर आपने सब कुछ एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ है ना, उस केस में इसको हम सप्लाई ऑफ गुड या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है, नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपने पहले नहीं बोला कि मेरे प्यारे शाश्वत, माय डियर शाश्वत, हम आपको ये जो सारी परक्यूजिट है, ये सारी परक्यूजिट है आपको एज पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अगर आपने पहले नहीं बोला ये, मतलब परक्यूजिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयड नॉट एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने पहले बोला ही नहीं माय डियर शाश्वत हम आपको परक्यूजिट देंगे। तो उस केस में अगर अगर आपने सप्लाई किया है कोई भी परक्यूजिट का, अगर आपने सप्लाई किया है कोई भी परक्यूजिट का 50,000 से ऊपर का, जो हमने एज पर पैरा नंबर, एज पर शेड्यूल 1 पैरा नंबर 2 पढ़ा था, ठीक है, एज पर शेड्यूल 1 पैरा नंबर 2 पढ़ा था, ठीक है, अगर हमने 50,000 से ऊपर की कोई भी वैल्यू की परक्यूजिट दी है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो इसको हम सप्लाई कंसीडर करेंगे, इसको सप्लाई कंसीडर करेंगे बिकॉज ऑफ पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, बिकॉज ऑफ पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से, यहाँ पर ब्लैक पेन से शेप बना के। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये 3 चीज़ें, ये जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको, नो सप्लाई, ये 3 चीज़ें, ठीक है। अबे ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, इसको ऐसे करना पड़ेगा, हाँ बेटर, भाई दुश्मन ही है इसको मेरे से कोई, है ना। नो सप्लाई, ये 3 चीज़ें, हाँ, लेकिन इस पे बादल बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है, इसको सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। इसको इस देखो, ये बॉक्स जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये वाला, इसको ध्यान से देखना। अगर 50,000 से ऊपर की वैल्यू है ना परक्यूजिट की एक फाइनेंशियल ईयर में, एज पर शेड्यूल 1 पैरा 2, इसको सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, अबे जब लेज़र पेन चाहिए होता है तब आता नहीं है ना, जब नहीं चाहिए होता आ जाता है। इसको सप्लाई कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। आगे 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 बढ़ रहा हूँ मैं, एक और चीज़ यहाँ पे आपको बतानी थी मुझे, छोटी सी चीज़ है ये, इसको नीचे लिखता हूँ, रुको। नॉन कॉम्पीट फी, अगर नॉन कॉम्पीट फी दी जा रही है किसी को, तो ये फॉरबियरेंस होगा, ठीक है। और इसको हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। फॉरबियरेंस तो कंसिडरेशन माना जाता है ना, फॉरबियरेंस तो कंसिडरेशन माना जाता है, इसको हम सप्लाई कंसिडर करेंगे। अरे ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुको, अरे भाई आईपैड आपको क्या हो गया भाई, वेरी बैड मैनर्स। चलो कोई बात नहीं, अगर आप किसी बंदे को नॉन कॉम्पीट फ़ी दे रहे हो कि भाई मुझसे कॉम्पीट मत करो, ठीक है, और यहाँ ये रणभूमि छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। अगर किसी बंदे को आप ऐसा बोल रहे हो, कोई बंदा मान लो मुझसे डर गया कि शाश्वत भाई अगर तुम इस मार्केट में आए ना तो देखो सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरा, तो उसने मुझे नॉन कॉम्पीट फीस दे दी। मैंने बोला चल यार, मेरी कलाओं से मैं दूसरों को नुकसान क्यों करूँ, है ना। इस बंदे ने, एक्स बंदे ने मुझे नॉन कॉम्पीट
फ़ी दे दी, ठीक है, एनसीएफ दे दी, उस केस में इसको मेरी तरफ से बोलेंगे फॉरबियरेंस। मैं बोल रहा हूँ चल ठीक है मैं काम नहीं करूँगा, मैं इस इंडस्ट्री में कॉम्पीट करूँगा ही नहीं। इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। नॉन कॉम्पीट फी को हमने पढ़ा था ना ऊपर शेड्यूल 2 में, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस, उसमें हमने एक पैरा में पढ़ा था कि फॉरबियरेंस को हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। और इसको हम देखो, इसको मतलब ये जो एक्टिविटी है ना, ये नॉन कॉम्पीट फी देने की एक्टिविटी, इसको हम सप्लाई कंसीडर करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना। ओके, आज का लेक्चर हम डन कर रहे हैं। देखो अब अगले लेक्चर में 110% में ख़त्म कर दूंगा पूरा, बहुत थोड़ी सी चीज़ें बची हैं। अगला लेक्चर मुझे लगता है 30 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। और आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। कोई डाउट हो, मेरे पढ़ाने में कुछ आपको कमी लग रही हो, फील फ्री टू टेल मी एवरीथिंग अबाउट दैट। और लास्ट में आपको यही बोलना चाहूँगा कि यार देखो, सीखते रहो, बढ़ते रहो आगे। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी बढ़ रहा हूँ। और बस रुकना नहीं, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से आगे बढ़ना। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।